जब भी कुछ भी हो जाता था या मैं नर्वस होती थी या मैं कॉन्शियस होती थी तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे, दीपा योर नेम इज लाइक अ लैम्प। मैम देख भी रहे हैं हम लोग के वर्तमान सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। भले हम पैरालंपिक्स में देखें पहले से मेडलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि हमारी पॉलिसीज भी वर्क कर रही हैं और हमारी फेडरेशंस भी हार्ड वर्क कर रही हैं कि लगातार मेडल बढ़ रहे हैं। मेरे जैसे दिव्यांग खिलाड़ी या दिव्यांग व्यक्ति भी होते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि कभी गिल्टी नहीं फील करना जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसे मदद ना लगती हो। बिल्कुल। जो बचपन मेरा बीमारी में गुजरा ऐसा का ऐसा फिर अपनी बेटी का देखा, लेकिन फिर पिता की सिखाई सारी बातें याद आई। पापा मुझे हमेशा दीपा ही बुलाते थे, हालांकि दीपिका से शुरू हुआ जी। तो उनके लिए मैं हमेशा दीपा थी। कैसा वो दिन था, उस दिन को आप शुरू करिए। उस दिन मेरा मेडल था ये मुझे पता था। एक चीज जो दुखी कर रही थी, खटक रही थी, जो अटक रही थी दिमाग में, वो था कोर्ट केस। और बार बार मेरे को चीटर कहा जा रहा था। 4.48 दीपा नहीं कर सकती। जैसे ही व्हाइट फ्लैग ऊपर हुआ और 4.49 को उन्होंने काउंट किया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, तो वो मेडल हालांकि वो सिल्वर ही रहा, लेकिन वो सिल्वर मेरे लिए सोने से बहुत बड़ा था। बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने बचपन में कविता जरूर सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन जी की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन फिर जब हम अपने जीवन में निकलते हैं और जब अपनी जिंदगी को जीते हैं तो वहां पर बहुत लोगों से आप ऐसे मिलते हैं जिनकी जब आप लाइफ को देखते हैं, उनको जानते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जो लाइंस हैं बिल्कुल उनके जीवन पर सटीक बैठती है। इस वक्त फ्रेम में आप मेरे साथ देख रहे हैं ऐसी शख्स को जिनको शायद किसी परिचय की ये मोहताज नहीं है, दीपा मलिक। मैम सबसे पहले तो लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन अगर कुछ व्यूअर्स जानना चाहते हो तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। 2016 रियो पैरालंपिक्स, वहां पर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल फॉर इंडिया। शॉर्ट पुट में मैडम ने मेडल जीता जी। उसके बाद जो इंडियन कमेटी पैरालंपिक्स की है उसमें मैडम प्रेसिडेंट रही, और आज भी मैडम खिलाड़ियों के लिए जितने काम करती हैं, भले अब पैरालंपिक्स हो गए, लगातार स्पोर्ट्स के लिए अपना कंट्रीब्यूशन हो गया, वो आज भी चल रहा है। अर्जुन अवार्ड मिल रखा है और कितने अवार्ड उसके साथ साथ मिल रखे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो मैम सबसे पहले तो बचपन से शुरुआत करते हैं जी। जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो आपके जो नाम है दीपा, उसकी भी एक कहानी हमको पता चली, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए वो कहानी अगर आप शॉर्ट में बता सकें कि क्या कहानी है आपके नाम की। देखिए, ओरिजिनली तो मेरा नाम पड़ा था दीपिका जी, लेकिन क्योंकि पापा फौज के उसमें रहे हैं और तबादला होता रहा है, तो पहले केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे, आर्मी स्कूल हुआ करते थे, पूरी की पूरी सैनिक की जो रेजिमेंट होती थी वो मूव करती थी और सारे बच्चे एक ही स्कूल बस में भर के एक ऑफिसर जाते थे। और क्योंकि यूनिट के 10-15 ऑफिसर और जवान, कई जवान, तो कम से कम एक यूनिट से 100-200 बच्चों का एडमिशन होता था, तो एक साथ हो जाता था। घर में मुझे दीपा कहते थे जी। तो उन्होंने वहां पे नाम दीपा लिखा दिया और बस वो दूसरी क्लास से फिर मेरा नाम दीपा रह गया। लेकिन मुझे पसंद है वो नाम, क्योंकि पापा मुझे हमेशा दीपा ही बुलाते थे, हालांकि दीपिका से शुरू हुआ तो उनके लिए मैं हमेशा दीपा थी। और उनका फेवरेट लाइन होती थी, जब भी कुछ भी हो जाता था या मैं नर्वस होती थी या मैं कॉन्शियस होती थी, तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे, दीपा योर नेम इज लाइक अ लैम्प। दीपा का मतलब है लैम्प, और इट इज ऑलवेज बेटर टू लाइट अ लैम्प देन टू कर्स द डार्क। तो उन्होंने मुझे हमेशा रोशनी की ओर देखना सिखाया, रोशनी बनो, रोशनी की खोज करो। और एक कविता भी मैंने उनको डेडिकेट करी है पापा को। जब कोविड के टाइम आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम ग्रैटिट्यूड के रूप में अपने घर में एक दिया जलाएंगे, तो उस पर काफी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे, दिया जलाने से क्या कोविड चला जाएगा, ये वो। तो मुझे लगा कि
कितना सुंदर सिंबल है दिया। और मेरे पापा हमेशा कहते थे, तो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के किसी संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना। बिल्कुल। और आपने कहा कि आपके पिताजी चाहते थे कि दीपा नाम रखा है तो आप दीपक की तरह चमकें, और जो ना सिर्फ आप दीपक की तरह चमकें बल्कि आपको देख के शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि कितने लोग मोटिवेट होते हैं। थैंक यू। ना सिर्फ वो लोग जो केवल व्हील चेयर पे हैं वो लोग मोटिवेट होते हैं, बल्कि हम लोग भी जब आपके जीवन को देखते हैं। और मैं तो खैर अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये इंटरव्यू कैसे फिक्स हुआ ये मैं आपको बता लेता हूँ। चलिए, मैं बाहर था इसी सोसाइटी के, वहां मैंने देखा कि कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मैंने देखा कि मैम को सभी लोग जानते हैं, मैंने देखा कि दीपा मैम है, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ होंगी वो तो गाड़ी कैसे चला लेंगी। उसका मैंने किसी से पूछा, मैं आपके साथ मैम कोई था, कि ये क्या दीपा मैम थी? उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो फिर मैंने मैम के लिए वेट किया, और जब मैम दोबारा लौट के आई तब मेरी मुलाकात हुई, और आज मैम आप लोगों के सामने हैं। तो मैम मतलब मुझे देख के मोटिवेट होता है, और पता नहीं कितने लोगों को आप दीपक की तरह चमक रही हैं, और उनके जो जीवन है। तो ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको पता है कि दीपा मलिक व्हीलचेयर यूजर हैं जी, फिर उनको आप ड्राइविंग सीट में बड़ी सी गाड़ी चलाते हुए देखे, वो थोड़ी सी हैरानी होती है। तो यही एक अवेयरनेस हमको पहुंचानी है कि आज तकनीक इतनी अच्छी हो गई है, आज मोटर व्हीकल एक्ट बन गए हैं, आज लॉज हैं जो फेवर करते हैं दिव्यांग लोगों को गाड़ी चलाने के लिए। तो हुनर है, अगर आप सीखें, उससे क्या है, मेरी मोबिलिटी इतनी इजी हो जाती है। नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, उसमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो गाड़ी चलाने से आसानी हो जाती है, थोड़ा सा एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी आती है, क्योंकि खुद का शरीर तो आप नहीं चला पाते हो, लेकिन जब गाड़ी चलाते हो तो ऐसे एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है। और खासकर जब आपने अपने मेडल के बूते पे वो गाड़ी जीती हो, आपको वो गाड़ी दी गई हो कि आपने देश के लिए खेला है और ये गाड़ी आपकी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैम, बचपन कैसा था आपका? बचपन में, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बचपन में आपको क्रिकेट का काफी शौक था, आप क्रिकेट खेलती थी अपने भाई के साथ। तो अब मुझे वो सारे शौक थे जो लड़कों के थे जी। तो मुझे कह दिया जाता था कि अरे ये तो गलती से लड़की पैदा हो गई जी। ये भी सोचने की बात है कि क्या वो जमाना था, मैं 1970 में मेरी पैदाइश है, कि तब ना खेलों को, रंगों को, एक्टिविटीज को लिंग दे दिया जाता था, ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। तो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो कम से कम ये तो किस्मत अच्छी थी कि भाई के साथ में को जब मैं खेलती थी तो मुझे कभी ऐसे नहीं बोला गया ये लड़कों का खेल है, ये मत खेलो। मोटरसाइकिल चलाने के टाइम जरूर मेरे माँ बाप डर गए थे, वो भी इसीलिए क्योंकि बचपन में मैं काफी बीमार रही थी जी। पहली बार जब मुझे ट्यूमर आए थे तो मैं 5 साल की थी, और 3-4 साल मेरा इलाज चला। मैं 2 साल अस्पताल में लगभग रही, 2 साल मैं व्हीलचेयर पर स्कूल गई, मतलब पहले व्हीलचेयर पे, फिर क्रचेस पे, फिर कैलिपर पे। तो वो 3-4 साल जो मेरे बचपन के गुजरे वो मेरे एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी गुजरे, लेकिन फिर मैंने रिकवर किया। और जैसे आपने कहा कि वापस शायद आउटडोर मेरा एक बहुत पैशनेट नेचर था, और मैं बार बार हर मन से ये कहती हूँ कि अपने अंदर कोई एक जुनून पैदा करो, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है। बिल्कुल। जब मैं बड़े होने के बाद टांगे दोबारा चली गई, दोबारा ट्यूमर आ गए, दोबारा सर्जरीज हुई, लेकिन जो एक शौक था खेलने का जी। बचपन का, खेलने का, कुछ आउटडोर एक्टिविटी करने का, एडवेंचर का, वो शौक ही थे जो मुझे पैरालिसिस से ऊपर उभार के, चाहे बचपन में चाहे 30 वर्ष की आयु में, वो मुझे आगे ले गए। बिल्कुल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, और कुछ हॉबीज आप डेवलप करके रखिए, चाहे आप एबल बॉडी हैं, डिसेबल है, मतलब हॉबीज आपको बहुत खुश रहने का एक रीजन बन जाती है। बिल्कुल। तो बचपन तो ऐसे गुजरा, काफी बीमारी देखी जी। आपने उम्र बताई अपनी कि 5 साल की लगभग उम्र थी जब पहली बार ट्यूमर डिटेक्ट हुए, और लगभग 3 साल तक आपका इलाज चला जी। ये एज वो होती है जनरली जब बच्चा अपनी स्कूलिंग चालू करता है। बिल्कुल। तो स्कूलिंग आपने किस एज में चालू करी? आप उसके साथ ट्यूमर के साथ आपका इलाज भी चलता रहा, आपने स्कूलिंग भी चालू कर दी थी, और
आई थिंक मैं वो लकी स्टूडेंट्स में थी, या फिर मैं यूं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे कभी गिव अप नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने हर वो मौका ढूंढा, निकाला जिसमें वो मेरे लिए कुछ अच्छा कर सके। तो केयर गिवर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैं तो 5 साल की थी, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से माता पिता ने लगातार मेरे इलाज पे भी ध्यान दिया, मेरे मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया, मेरी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दिया, और एजुकेशन में मुझे पीछा ऐसे नहीं रहने दिया कि रोज सुबह पापा स्कूल जाते थे, वहां से नोट्स लेकर आते थे, फिर हॉस्पिटल में बैठ के मुझे नोट्स कराए जाते थे, और टीचर्स को भी वो रिक्वेस्ट करते थे, प्रिंसिपल से बात करी, तो कभी कभी टीचर्स भी वॉलंटरली मुझे मिलने आया करती थी हॉस्पिटल में, संडे के दिन, सैटरडे के दिन मेरे साथ बैठा करती थी। तो शायद वो रूल में नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते, अप्रोच करने के नाते, बात करने के नाते कई बार हम लोग पहले ही अपने आगे ब्रेक लगा लेते हैं कि ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, बातचीत ही नहीं करते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल इतने सपोर्टिव रहे केंद्रीय विद्यालय पुणे सदन कमांड के, कि उन्होंने मेरी कक्षा में रैंप बनवाया, मेरी कक्षा में उसको नीचे किया, मेरे को किताब पढ़ने के लिए एक म्यूजिक स्टैंड दिया, क्योंकि मैं जब जाती थी तो मेरे को ब्रेस बंधा होता था। अच्छा। और अगर मैं उस वक्त खेल नहीं पाती थी तो मेरा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान उन्होंने, जैसे मेरे को कविताएं बोलना, डिबेट बोलना, ग्रुप सॉन्ग में मेरे को जरूर एक्टिविटी में मेरे को पार्टिसिपेट कराते थे। सो ओवरऑल मैंने ये देखा कि स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और पेरेंट्स का और टीचर्स का इंक्लूसिव एजुकेशन का। मुझे नहीं पता उस वक्त इंक्लूसिव एजुकेशन की कितनी बात होती थी, लेकिन जो लोग मेरे चारों तरफ पूना के केंद्रीय विद्यालय में थे, उन्होंने मुझे बहुत इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एटमॉस्फेयर दिया, जिससे मेरे आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई। और आज मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ये एटमॉस्फेयर हो, ताकि हम जैसे लोग आगे बढ़ सकें। स्कूल प्रशासन से तो ठीक है, आपकी बहुत हेल्प हुई जी, लेकिन कितने बच्चों की हो पाती होगी जो लोग पैरालाइज्ड हैं? और क्या कुछ सरकार का आपको अभी तक पता चला कि उसके सरकार के लेवल पर अभी तक क्या कुछ हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आप लॉ से कनेक्टेड हैं, और आप खुद मानेंगे कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की जो ये कहती हो कि इन बच्चों को कुछ मत दो। बिल्कुल, पॉलिसीज हमारी बड़ी इंक्लूसिव है, चाहे बिल्डिंग कोड कहे, चाहे एजुकेशन कहें, चाहे हम किसी भी प्रकार की खेलों की पॉलिसी कहें। अभी काफी संयुक्त पॉलिसी बनी है। एजुकेशन या फिर एग्जीक्यूशन, ये सारा तो इंसानों पे डिपेंड करता है ना। जो टीचर्स वहां पे टीच कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लॉ अबाइडिंग क्या बिल्डर्स बिल्डिंग उस हिसाब से बना रहे हैं, तो किताबों में अगर अनुशासन और पॉलिसी या लॉ है, उसको बिहेवियर में हर ह्यूमन को लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ऐसी बातचीत से लोग सेंसिटाइज होते हैं, क्योंकि अगर एक दीपा मलिक को अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने देश को अनेकों मेडल दिए, उसने भारत को पैरालंपिक के पटल पे खड़ा किया, उसने अपनी जैसी और महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। तो अगर आप एक भी बच्चे को एम्पावर कर देते हैं तो आगे उसको देखा देखी कई लोग एम्पावर हो जाते हैं। तो आई थिंक जिम्मेदारी सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे भी उतनी ही है। मैम, देख भी रहे हैं हम लोग के वर्तमान सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। भले हम पैरालंपिक्स में देखें, पहले से मेडलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बार तो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को कंपेयर कर ली, पैरालंपिक्स में इंडिया को ज्यादा मेडल आए हैं ओलंपिक्स से। लेकिन मैं ओलंपिक्स की भी बहुत कदर करती हूँ, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। उनके मेडल के चांसेस हमसे थोड़े कम इसलिए रहते हैं कि जब एक दिव्यांग खिलाड़ी जाते हैं तो हमको ना अलग अलग दिव्यांगता में, कई अलग दिव्यांगता में 100 मीटर भागने का, क्योंकि ओलंपिक में एक ही 100 मीटर होता है। जी बिल्कुल। दिव्यांग खेलों में ज्यादा 100 मीटर के खेल होते हैं। जी। ओलंपिक में एक ही जैवलिन थ्रो होगा, लेकिन पैरालंपिक में अलग अलग दिव्यांगता श्रेणी में कई जैवलिन थ्रो होंगे। तो मुझे लगता है कंपैरिजन वो नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंट रूप से तारीफ करें तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट थी जब टोक्यो में टीम गई। 2016 में एक ही महिला मेडल था जी, मेरा था, वो आपका था, और पहला था। लेकिन अब उसके बाद 14 महिला मेडल और जुड़ गए जी। 8 साल में ही आप देखिए
रियो में मात्र 3 महिला खिलाड़ी गई थी, फिर टोक्यो में 14 गई थी, अब 32 गई पेरिस में जी। तो आप देखिए ग्राफ निरंतर ऊपर जा रहा है और ये एक खुशी का कहते हैं इंडिकेशन है कि हमारी पॉलिसीज भी वर्क कर रही हैं जी। और हमारी फेडरेशंस भी हार्ड वर्क कर रही हैं कि लगातार मेडल बढ़ रहे हैं। मेडल बढ़ रहे हैं। ठीक है मैम, हम बचपन की आपकी बात कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी। आपने रिकवर करा, जो आपको पहले ट्यूमर डिटेक्ट हुआ उस वक्त आपकी उम्र 8 से 9 साल थी। जी। उसके बाद आप नॉर्मल जिंदगी एक बार दोबारा आपने शुरू करी। नॉर्मल तो मेरी अभी भी है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल मैम, नॉर्मल से अच्छी है। मतलब मैं तो कहूंगा कि आपको कुछ लगेगा नहीं कि कुछ है, बस हाँ, आप कभी कभी व्हीलचेयर को देख लेता है तब अच्छा ऐसा कुछ है, लेकिन जो एक इंसान नॉर्मल एक्टिविटीज करता है वो सारी जो है। देखिए खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं बार बार मन से ये भी कहती हूँ कि हर एक को ऐसा नहीं कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर आप चलते फिरते भी हैं तो भी आपको डॉक्टर, जब बीमार है तो डॉक्टर चाहिए, कपड़े सिलवाने हैं तो टेलर चाहिए। तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि हम सब मदद के मोहताज हैं जी। इसलिए मेरे जैसे दिव्यांग खिलाड़ी या दिव्यांग व्यक्ति भी होते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि कभी गिल्टी नहीं फील करना जी, क्योंकि आपकी मदद आपको अपंग महसूस कराए या आपको निर्बल महसूस कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसे मदद ना लगती हो। बिल्कुल। आज आप मेरे घर आए हैं, आपने देखा है कि पेंट का काम रुका हुआ है क्योंकि पेंटर नहीं आया जी। बिल्कुल। तो हमें भी उसकी मदद लगती है, हर एक को लगती है। बीच का जीवन, और फिर कितनी साल की आपकी उम्र थी जब आपको दोबारा ये प्रॉब्लम चालू हुई? बीच का जीवन बड़ा अच्छा रहा। मैं खूब खेली, कॉलेज में भी खेली और स्कूल में भी खूब खेली, और कुछ मेरे ख्याल से रेबल भी था जी। आप क्रिकेट टीम में भी सेलेक्ट हुई? हाँ, क्रिकेट टीम में। तो राजस्थान में टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे तब, कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया जो अच्छा खेल सकती थी, और विवाह भी हुआ आर्मी के ही ऑफिसर से। मेरे को मोटरसाइकिल का शौक था, पति ने वो भी गिफ्ट करी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक बार पुनः बड़ी बिटिया के एक्सीडेंट के माध्यम से उनकी हेड इंजरी हुई, उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ। तो एक बार फिर अपंगता ने दस्तक दी दरवाजे पे। जो बचपन मेरा बीमारी में गुजरा, ऐसा का ऐसा फिर अपनी बेटी का देखा तो बड़ा दिल हटा, दिल टूटा भी, दुखी भी हुआ, गुस्सा भी हुआ। लेकिन फिर पिता की सिखाई सारी बातें याद आई, फिर स्कूल की किताबों में पढ़ी अच्छी बातें याद आई कि हिम्मत नहीं हारनी है जी, लगे रहना है। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी सेवा की, मैंने अपनी बड़ी बिटिया की सेवा करी। छोटी बिटिया हुई, फिर 30 वर्ष की आयु में दोबारा मेरे ट्यूमर आ गए जी। और इस वक्त जब आपको दोबारा ट्यूमर आया तब जो आपकी बड़ी जो बिटिया थी वो 6 साल की थी, 6, 6.5, 7 साल की जी, और छोटी बिटिया 3, 3.5 साल की थी जी। तो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बड़ी का इलाज चल रहा था। और 99 जून सबको याद है कि कारगिल की लड़ाई चल रही थी। पति, पिता, ससुर, भाई सब लड़ाई में बिजी थे जी। और हमारी जिंदगी में अलग ही लड़ाई चल रही थी जी। मुझे फिर 1 साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा, बार बार ऑपरेशन हुए। लेकिन इस वक्त डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया था कि या तो मर जाओगे, जिंदे रह गए तो छाती का निचला हिस्सा चला जाएगा जी। तो उस वक्त तो वही था कि भागते चोर की लंगोटी जी, और मेरी लंगोटी उस वक्त जीवन थी कि भाई 2 बेटियां हैं, एक बेटी बीमार चल रही है जी। तो अभी मैं मृत्यु के लिए तैयार नहीं। तो सबने कहा भी ये तो देखो पागल है, ऐसी बस शरीर में कैसे जिएगी, ईश्वर उठा ही लेता। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि शरीर अपंग हुआ है, हम ये नहीं देखते कि अब इसके साथ और क्या कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, ब्लैडर यूरिन मैनेजमेंट होता है। बहुत चीजें हैं जो लोग सीखते नहीं हैं, और उनसे ज्यादा जो लोग उनके केयर गिवर होते हैं वो सीखते नहीं हैं। और हर माध्यम से मैं ये कहती हूँ कि अब तकनीक की भी एडवांस हो गई है, डॉक्टरी इलाज भी एडवांस हो गया है, लोगों की सोच भी हमें बदलनी है। सबसे पहले खुद की सोच बदलनी है। बिल्कुल। तो बस मैं शायद एक माँ थी तो अंदर शक्ति थी जी, मुझे जिंदा रहना है, अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देखना है,
तो आज 25 साल हो गए। जी 23 अंतरराष्ट्रीय मेडल, 68 नेशनल मेडल जी और 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो ठीक ही कट गई। बिल्कुल। आपकी कहानी भी है कि आप जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, आपने डॉक्टर से कुछ बोला था, क्या बोला था डॉक्टर साहब से आपने? तो उन्होंने स्ट्रेचर पूरा तैयार कर लिया, मेरे को क्लीन कर दिया जैसे एक ऑपरेशन से पहले, और ये भी कह दिया था 20-22 घंटे का ऑपरेशन है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी थी। तो स्ट्रेचर तैयार हुआ, मुझे उस पर लिटाने लगे। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर साहब या तो मौत है या व्हीलचेयर है, चलने का बस ये लास्ट मौका है, कैन आई वॉक टू द ऑपरेशन थिएटर आखिरी बार। तो फिर काफी ऑब्जेक्शन हुआ, नहीं नहीं इनको तो पूरा क्लीन अप कर दिया है और अब ग्लव्स पहनाएंगे, वो पहनाएंगे, कैप पहनाएंगे, सर्जिकल गाउन पहनाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने मेरी, आई थिंक उस वक्त जो मेरी मेंटल हेल्थ थी उसको देखते हुए, वेरी गुड डॉक्टर कर्नल बातिश, और फिर उन्होंने कहा ओके विल वॉक। तो तीसरे फ्लोर पे था ऑपरेशन थिएटर और 3 फ्लोर में लंगड़ाते लंगड़ाते, क्योंकि लेफ्ट में वीकनेस बहुत आ गई थी जी। दिख रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आ गया है। लेकिन आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक माले के लिए चलने फिरने वाले यंग बच्चे मॉल्स में, मूवी हॉल्स में, मतलब लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं या लिफ्ट को भरे रखते हैं, और हम जैसे लोग वेट ही करते रहते हैं कि लिफ्ट, और फिर हमको देख के भी लिफ्ट से बाहर नहीं आते, जबकि सीढ़ी भी आजकल तो एस्केलेटर है, चलने वाली है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट भी है और यूथ को मैसेज भी है कि enjoy the fitness while you have it। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे कभी ये नहीं विश्वास था कि मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगी, और ऐसा नहीं कि मैं अपनी टांगे मिस नहीं करती हूँ, हाँ मैं ग्रीव नहीं करती हूँ, मैं उदास नहीं होती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है अपनी बेटियों के साथ साइकिलिंग करने जाऊं या मैं डांस करूं, मुझे बहुत शौक है डांस करने का। तो कुछ चीजें अब नहीं हो पाती हैं, लेकिन और बहुत चीजें सीखी हैं करने के लिए। जब तक आपके पास ईश्वर ने अंग दिए हैं, आप उनका सदुपयोग करिए, उनसे फिटनेस पे ध्यान दीजिए, और हम जैसे लोगों के लिए प्लीज लिफ्ट खाली छोड़िए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी एक मार्मिक अपील है ये कि एटलीस्ट अगर आप ऐसे किसी को देखें। पार्किंग सबसे मुसीबत, देखिए आपने बोला मैं गाड़ी चला बिल्कुल गाड़ी चलाती मैं गाड़ी चला लेती हूँ, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो एक आश्रित जगह होती है उस पे कभी जगह नहीं मिलती जी। उस पे कोई ना कोई और गाड़ी खड़ी होती है, पता करने में पता चलता है कि नहीं वो व्यक्ति चलता फिरता है। और ना सिर्फ पार्किंग में, अगर मेट्रोज में जाएंगे तो मेट्रोज में दिव्यांग की सीट्स होती हैं, वहां पर नॉर्मल आदमी बैठे होते हैं। तो आप अगर छोटे बच्चों को देखें, बड़े बुजुर्ग को देखें, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को देखें, या फिर किसी दिव्यांग को देखें, तो एटलीस्ट अपने आगे उनको ही जरूर सोचें। ये एक अपील है। हम आगे बढ़ेंगे। आजकल आपकी दोनों बेटियां कहाँ हैं? मेरी बड़ी बिटिया एनजीओ चला रही है, वो भी पैरा एथलीट है, और वो भी देश के लिए हाल ही में हंगजाओ में हुए जो एशियन पैरा गेम्स थे उसमें खेली हैं। T37 100 मीटर 200 मीटर की रिकॉर्ड होल्डर है, नेशनल रिकॉर्ड है उनके पास। खेलो इंडिया का भी मेडल है। तो हम एक ही माँ बेटी की जोड़ी है जो एक साथ दिव्यांग खेलों में खेलती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीत के लौटी हैं अपने देश के लिए। तो तुम्हें लगता है पारिवारिक खून है। तो वही भी कहती हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ताकत है एम्पावर करने की, और स्पेशली डिसेबिलिटी में वो आपको फिट भी रखता है, आपको आत्मविश्वास देता है। आप हॉस्पिटल में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा लोग पेशेंट बोलते हैं, लेकिन आप खेल के मैदान में करते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, सोशल इंटीग्रेट, साथ में आपको आजकल तो इतना अच्छा कैश अवार्ड पॉलिसी है, आप आत्मनिर्भर भी होते हैं, आपको नौकरी भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। एक गांव में अगर एक भी दिव्यांग खेलता है तो पूरे गांव की मानसिकता बदल जाती है। मुझे याद है रियो में योगेश्वर दत्त जी का मेडल मिस हुआ था ओलंपिक्स में, और हमारे गांव के सरपंच ने बोला था रुको हमारा एक शेर बाकी है। अब आप सोचिए, मैं 46 वर्ष की महिला हूँ, अपंग हूँ, बहू हूँ, लेकिन खाप के गांव के व्यक्ति कहते हैं कोई बात नहीं, रुको हमारा एक शेर अभी बाकी है। तो इसमें आप देखिए, एक तो महिला पुरुष का फासला खत्म होता है,
एक अपंग और नाअपंग होने का फासला खत्म होता है, और एक ओलंपिक पैरालंपिक को एक ही नजर से देखने का एक आपको गांव के रूरल में आपको ये पता चलता है। तो खेलों से कितनी मानसिकता बदल जाती है। बिल्कुल। तो ये मतलब मैंने देखा। और तो बड़ी बिटिया एक एनजीओ भी चलाती हैं व्हीलिंग हैप्पीनेस के नाम से, और उसमें वो दिव्यांग सशक्तिकरण पे बहुत काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिसी मेकिंग में भी काम करती हैं। कॉमनवेल्थ यूथ लीडर भी रही हैं, प्रेसिडेंट की यूथ अवार्डी भी रही हैं। तो काफी काम करती हैं दिव्यांग क्षेत्र में। छोटी बिटिया मेरी कॉर्पोरेट में है, वो बीबीए एमबीए करके अभी एक स्टार्टअप कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं। तो दोनों बड़ी भी हो गई है। कभी तो कहते थे बच्चे बड़े नहीं कर पाएगी, ये तो कमरे में खत्म हो जाएगी, और अब दोनों सक्सेसफुल हैं। आप बेटियां तो एटलीस्ट मैंने दो, गर्व से कहती हूँ कि मैंने दो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, क्योंकि आज भी छुट्टी होती है तो ब्लाइंड स्कूल में किताबें पढ़ने जाती हैं, या ब्लाइंड बच्चों के साथ डांस वगैरह की प्रैक्टिस भी करती हैं, सोशल वर्क में बहुत कंट्रीब्यूशन करती हैं, रूरल वर्कशॉप्स के लिए जाती हैं। तो एक बहुत मैं कहती हूँ अच्छी सिटीजन बन के बड़ी हुई। जी। अब आपकी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में आते हैं। जी। दोबारा आपकी जब सर्जरी हुई उसके बाद क्रिकेट खेलने वाली दीपा मलिक कैसे शॉट पुट पे आ गई? वैसे क्रिकेट से बात शुरू हुई है तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दिव्यांग क्रिकेट को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, और पहला व्हीलचेयर क्रिकेट मैच जब हुआ था तब भी मैं मौजूद थी, और खुद भी अपने एनजीओ के माध्यम से हमने 43 टीम्स दिव्यांग क्रिकेट की का प्रॉपर लीग मैच करवाया है, प्रीमियम लीग टाइप। और योगी जी ने उसकी ओपनिंग बॉल हमने लखनऊ में किया था। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का प्यार कहीं ना कहीं खत्म हो गया, लेकिन खुद की जर्नी में कहूँ तो लगभग 7 साल लगे मुझे। हालांकि 2003 के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था, लेकिन रेस्टोरेंट पे भी मैं जाती थी तो सब यही कहते थे कि ये इसको बस खुश करने के लिए बिठा देते हैं। हालांकि सारा काम मैं देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखती थी, परचेजेस, मतलब पूरा उसका बैंकिंग सब कुछ मैं देखती थी, लेकिन लोगों को शायद भरोसा नहीं होता था। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने शरीर से कुछ करना है। तो धीरे धीरे पहले तो सिर्फ बाइकिंग समझ आई, क्योंकि मुझे बाइक ही चलाना सबसे ज्यादा पसंद था। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बाइक बनवाई। तो जब बाइक बनने लगी तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें अब अपने कंधों को मजबूत करना होगा। तो 2006 में जब ये बाइक की चर्चा शुरू हुई और मैंने जगह जगह लेटर डालने शुरू किए, और वो भी मैं लकी रही कि लोगों का साथ मिला। एक बाइक, हालांकि एक लाइन में कह देना आसान है, हजारों ईमेल लिखनी पड़ती थी, हजारों दस्तक देनी पड़ती थी, लेकिन उसके लिए तैयारी करते करते कंधे मजबूत करने के लिए मुझे पानी में एक्सरसाइज कराई गई। मैंने एक बार दोबारा नए सिरे से अपनी फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन को विजिट किया कि खिलाड़ी के रूप में मैं कैसे रिहैबिलिटेशन करूं। तो जब मैंने दिल्ली आकर वो एक्सरसाइजेस करी तो मुझे दिव्यांग खेलों के बारे में, पैरालंपिक खेलों के बारे में पता चला। तो बाइकर तो बनी, लेकिन पैरेलली मैंने स्विमिंग से अपना स्टार्ट किया। 3 साल स्विमिंग करी, यमुना नदी में रिकॉर्ड बनाया, 1 किलोमीटर तैरी। फिर मुझे ये समझ आ गया कि स्विमिंग में मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। मेरी बॉडी वीक थी एज कंपेयर टू माय फेलो कॉम्पिटिटर्स। तो जब आप गोल भी सेट करते हो तो आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। उसके अंदर मुझे नहीं दिख रहा था कि मैं ऑलरेडी 40 की हो गई थी। तो मैंने एथलेटिक्स सीखा, जैवलिन सीखा, फिर एशियन रिकॉर्ड्स बनाए, मेडल्स लिए। 2010 में भी एशियन रिकॉर्ड बनाया, 2014 में भी बनाया, और 2016 की तैयारी में लगी। लेकिन 2016 में जैवलिन नहीं आया, शॉट पुट आया। अगर पैरालंपिक खेलों में खेलना था तो फिर मेरे पास 11 महीने बचे थे शॉट पुट को एक्सेल करने के लिए, क्वालिफाई करके मेडल की एक जर्नी पे आने के लिए। तो मुझे दोबारा नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ा। तो जैवलिन की प्रैक्टिस बंद हुई और फिर शॉट पुट शुरू हुआ।
शॉटपुट ना सिर्फ शुरू हुआ, उसमें पहले ट्रायल्स में सेलेक्ट होना, उसके बाद ओलंपिक्स में जाना और उसके बाद पैरा ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहली वो महिला बनना के मेडल आए। मैच के दिन की बात करते हैं जिस दिन आपका मेडल आया। सुबह आप सो के उठी होंगी जी। कैसा वो दिन था, उस दिन को आप शुरू करिए। वो दिन बड़ा मुश्किल दिन था। मैं आपको इसलिए नहीं कह रही मुश्किल दिन था क्योंकि वो मुझे कंपटीशन में जाना था। कंपटीशन के लिए तो मैं बहुत तैयार थी क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है। 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इधर उधर आपको समझ आता है। अगर आप मेंटली रोबस्ट हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, साइंटिफिक है और डेडिकेटेड ऑनेस्ट है, तो आपको पता होता है कि आप कौन सी परफॉर्मेंस पे हैं। उस दिन मेरा मेडल था जी, ये मुझे पता था जी। उस कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज जो दुखी कर रही थी, खटक रही थी, जो अटक रही थी दिमाग में, वो था कोर्ट केस जी। जाने से पहले जब मेरा कोटा एलोकेशन एथलेटिक्स का आया तो एक ही महिला की सीट थी और मैंने उस दिन 27 जुलाई को मैंने वो सीट हासिल करी। अपना अच्छे से मैंने इंटरनल उसमें दिया। जिस दिन मैंने वो गोला फेंका 4.48 मीटर का फेंका जी। जिस दिन मैंने दोहा में क्वालिफाई किया था 2015 में, मेरा 3.67 था। 3.67 को मैं 11 महीने के अंतराल में 4.48 तक लेकर गई, जो किसी को बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो वर्ल्ड रैंकिंग 1 का डिस्टेंस था उस दिन जी। जिस दिन हमारी क्वालिफिकेशंस हुए। और अगले दिन ही मेरे पे कोर्ट केस हो गया जी। कि ये चीटिंग करके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 46 इयर्स की हैं और ये तो जैवलिन खेलती थी, कहाँ से शॉटपुट में इतना इम्प्रूवमेंट आया, तो दिस इज अ केस ऑफ चीटिंग। तो जब मैं खेलने गई अपने मैच में, उससे पहले मैंने कोर्ट में अपना केस लड़ा था और बार बार मेरे को चीटर कहा जा रहा था। 4.48 दीपा नहीं कर सकती। तो जिस दिन मैं अपने मेडल के लिए वहां पे खेलने गई कंपटीशन में, तो मेरे पे दबाव मेडल जीतने का नहीं था, मेरे पे दबाव 4.48 परफॉर्मेंस को क्रॉस करने का था जी। ताकि मैं अपने आप को एक ऑनेस्ट पर्सन बता सकूं। और मेरी जो सेकंड थ्रो थी वो 4.49 गई जी। तो जैसे ही व्हाइट फ्लैग ऊपर हुआ और 4.49 को उन्होंने काउंट किया, एक तरीके से मेरा जो रियो का सफर था, जो एक ओलंपिक पैरालंपिक जाने का था, वो वहां पे एक बार खत्म हुआ। तो वहां पे मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि मेरी ईमानदारी बरकरार रही। लेकिन जो मेरा छठा थ्रो था उसमें फिर मैंने 4.61 फेंका। बताइए। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण, तो वो मेडल हालांकि वो सिल्वर ही रहा जी। एक और महिला थी, वो भी अच्छी तैयारी करके आई थी बहरीन की, लेकिन वो सिल्वर मेरे लिए सोने से बहुत बड़ा था। बिल्कुल, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे देश के लिए। क्योंकि एक तो महिला का खाता खुला, दूसरा एक महिला की इज्जत बची जो खिलाड़ी मेहनत से कर रही थी, बुढ़ापे में कर रही थी, एक मकसद से कर रही थी, साथ साथ पॉलिसी की भी लड़ाई लड़ रही थी, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को उठाना चाहती थी, खुद भी एक दिव्यांग महिला की माँ थी। तो मेरे लिए ये मेडल से बहुत बड़ा था। सिल्वर शायद रह गया हो, लेकिन उसकी चमक आज भी सोने से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ओलंपिक्स आपने जीता, लेकिन जिन्होंने केस लगाया था कि आपके साथ के ही कुछ खिलाड़ी थे, कौन थे? देखिए, कुदरत, वो टाइम उनका भी वेस्ट हुआ, मेरा भी वेस्ट हुआ। रशिया की टीम डिस्क्वालीफाई हुई, पूरी की पूरी टीम, बिकॉज ऑफ देयर डोपिंग पॉलिसी। और रशिया की टीम बहुत बड़ी आती थी जी। तो बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हुई बापटाइट एंट्री में। उन महिला को भी जाने का मौका मिला और वो भी खेली, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हुई, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही जी। तो मैंने कहा ना वो मेडल दे पाती, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गई, ना मुझे देने दे रही थी। तो शुक्र है कि कोर्ट केस में जीती, लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। लेकिन ठीक है, अगर आपके अंदर ये भावना है कि आपको लगता है कि
इसीलिए तो न्याय बना है, इसीलिए लॉ है, बिल्कुल इसीलिए इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, अगर उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट गलत हुआ है तो। बट ठीक है, अब आगे चल के फिर मुझे प्रेसिडेंट की भी ड्यूटी निभाने को मिली, तो वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी। क्या उन लोगों से दोबारा आपकी मुलाकात हुई? उन लड़की से? अरे वो तो बच्ची है हमारी। वो उसके बाद खेली भी, और मैं उसको बहुत प्रेरणा भी देती हूँ खेलने के लिए। जिन्होंने आपके खिलाफ केस करा, आज आप उनको इस कह के कह रही हैं कि वो मेरी बच्ची है और मैं उसको प्रेरणा देती हूँ। हाँ, मैं अभी भी वो खेलती हैं, और हम लोग इकट्ठे टीम में जाते हैं, और वो मेरी टीम का हिस्सा है जी। और एक माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, तो क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट के रोल में हूँ तो मेरे लिए हर खिलाड़ी जरूरी है जी। और हर महिला खिलाड़ी खास कर जरूरी है जी। तो वो खेलती हैं, ठीक है, वो उस वक्त का मुद्दा था, लेकिन यही तो हमें खेल सिखाते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। खेल कभी आपको अंदर दुर्भावना या दुश्मनी लेके चलना नहीं सिखाते जी। तो मुझे लगता है हर इंसान को खेलना चाहिए ताकि अच्छी ह्यूमन वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो। बिल्कुल। मेडल जीता आपने, मेडल जीत के आप आई वापस, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई। कैसी मुलाकात थी प्रधानमंत्री जी से और क्या बातें हुई उस दिन? प्रधानमंत्री जी से जब हम मिले उनके घर पे, तो मैंने उनको नमस्ते करके कहा, सर मैं, हालांकि मेरी उनसे एक बार मुलाकात हो चुकी थी चाय पे चर्चा पे, जब मैंने उनके आगे पॉलिसीज की बात रखी थी, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले अपंग शब्द को दिव्यांग बनाया और हमारे खेलों की पॉलिसीज पे काम शुरू किया, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खेलों के लिए भी एक ओपनिंग हुई। अगर वो मुझे नहीं मिलता टॉप्स का फंडिंग तो शायद मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं उनसे मैं मिल तो चुकी थी, लेकिन एक विनर के रूप में मैं उस दिन मिली। तब पहली लाइन जो मुझे बोली मोदी जी ने, मैंने कहा, सर मैं दीपा मलिक। बोले, अरे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, और जब मैं निराश होता हूँ, जब मेरे को कोई निराश महसूस होता है, तो मैं तुम्हारी कोई वीडियो देख लेता हूँ और वहां से मैं पॉजिटिव, बहुत अच्छा बोलती हो और बहुत पॉजिटिव बोलती हो, ऐसे ही रहना। तो मुझे बड़ी अच्छी लगा, अरे प्रधानमंत्री सर मेरी वीडियो देख के ऐसे बोले। और फिर मन की बात में भी उन्होंने बहुत सराहना दी। एक बार फिर मुलाकात हुई ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद में, एक बहुत बेहतरीन स्टेडियम की ओपनिंग में। तो उन्होंने जब मंच से कहा कि भारत के हर यूथ को एक बार दीपा मलिक से मिल लेना चाहिए, या उनकी कहानी सुननी चाहिए, या उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, कभी भी उनकी लाइफ में डिप्रेशन या हार मानने की जो भी भावना है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर एक प्रधानमंत्री आपको ऐसा कहते हैं तो उससे बड़ा आपके लिए और क्या है जी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपको डिप्रेशन हो यूथ को, या फिर थोड़ी सी भी मोटिवेशन कम हो, तो आप दीपा मलिक की कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, फिर दीपा मलिक से मिलिए। मैम, आजकल अगर हम युवाओं की बात करें तो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी युवाओं को बहुत ज़्यादा ये चीज़ हिट करती है। खासकर हम बात करें अगर अपने मेट्रो सिटीज़ की, छोटे छोटे शहरों में तो आज भी लोग जो है वो फ्री दिमाग से रहते हैं, बिंदास उसमें रहते हैं, लेकिन आज भी लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है दीपा मलिक का? मेरा मैसेज उनसे यही है कि जो सोशल मीडिया है, एक तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें जी। बहुत प्रेशर भर देती है सोशल मीडिया आपके ऊपर, मतलब आपकी चाहतें इतनी बढ़ा देती है, आपकी जरूरतें इतनी बढ़ा देती है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है आज के युवा पे। तो आई थिंक लाइफ इज अबाउट बैलेंस, लाइफ इज अबाउट चॉइसेस। एक ही जीवन है, और जीवन ही एक ऐसा त्योहार है आप जिसे रोज मना सकते हैं। तो डोंट जस्ट लिव, बी अलाइव। और अलाइव रहने का एक ही तरीका है कि अपने चित्त को प्रसन्न रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और अपनी ज़रूरतें उतनी रखिए ताकि आप एक सस्टेनेबल प्लैनेट को क्रिएट करें। आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, कार्बन वेस्ट ना करें। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतों को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर उतना ही वेस्ट होता है। कपड़े अगर 10 चाहिए तो 50 ले लेते हैं। तो आई थिंक वो भी एक तरीके से बर्डन होता है प्लैनेट पे।
तो युवाओं को बस एक ही मैसेज है कि देश का वो नागरिक बनिए जो विकसित भारत में एक ईंट के रूप में उसके निर्माण में काम करे। जितना आप एक पढ़ लिख के लेना चाहते हैं कि ये मेरा हक है, मुझे ये मिलना चाहिए, उतना ही आप देने की शक्ति रखिए। जब आप किसी के जीवन को छूते हैं, किसी के जीवन में मदद करते हैं या अपनी तरफ से एक समाज को या एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है, आपकी जिंदगी का पर्पस पॉजिटिव रहता है। तो वहां से आपको ये जो शब्द हैं डिप्रेशन, ये आप किसी एक इंसान की मदद करिए और वही अपने आप में आपको बहुत मोटिवेशन देगा। बिल्कुल। हम आखिरी सवाल मेरा, अब आप कहाँ देखती हैं इंडियन स्पोर्ट्स को? क्योंकि एक वक्त होता था जब हम ये बोलते थे कि यार हम लोग, क्रिकेट तो हमारा बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्रिकेट पे बहुत अच्छा होल्ड है, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स दबते जा रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे, भले वो खेलो इंडिया इनिशिएटिव हो गया, काफ़ी सारे इनिशिएटिव हो गए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और उसके साथ साथ पैरा ओलंपिक्स को आप आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में कहाँ देखती हैं? देखिए, हमारी लगातार चर्चा चल रही है कि हम 2036 में 2036 में हम लोग ओलंपिक को बिड करना चाहते हैं जी। और मैं आपके मन से जरूर पूरे भारत को ये याद दिलाना चाहूंगी कि ओलंपिक बिडिंग तभी होती है जब पैरालंपिक उसके साथ खेला जाता है जी। और अगर हम पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमको पैरालंपिक के लिए अपने देश को भी तैयार करना है। खूबसूरत देश है हमारा, बहुत टैलेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अर्ज करूंगी कि लोग पैरा खेलों के बारे में जाने, उसकी चर्चा करें, सारे जितने भी प्रांगण हैं खेलों के उन्हें सुगम्य बनाएं, एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दें और जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो एक स्पोर्ट्स टीचर या पीईटी टीचर या कोचिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें पैरा को जोड़ा जाए, ताकि हम लोग और जल्दी तरक्की कर सकें। और बहुत खुशी है कि आज देर से सही पर देश जागा है जी। कि हम कर सकते हैं, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन ओलंपिक या पैरालंपिक के मेडल उस देश की जनसंख्या पे डिपेंड नहीं करते, वो देश की उस संख्या पे डिपेंड करते हैं जो खेलती है। बिल्कुल। जितने ज्यादा लोग खेलेंगे उतने ज्यादा मेडल हम जीतेंगे। बिल्कुल। तो ये रही हमारे साथ दीपा मलिक। इनसे बात करके एक बात जरूर पता चली कि जिंदगी जो है एक नदी की बहाव की तरह आपको इधर उधर ले जाती है, लेकिन जो आपका एक लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उस तक आपको चलते जाना है। इनकी जिंदगी से हमें यही पता चलता है कि कहीं भी मैम रुकी नहीं, कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिया कि चलो ठीक है, अगर भगवान ने मुझे शरीर ऐसा कर दिया तो अब मैं बैठ जाऊं या फिर दूसरों पर निर्भर हो जाऊं। निर्भर तो छोड़िए, बल्कि इस शरीर के बावजूद भी अपनी 2 बेटियों को पाला। उसके अलावा उसके बाद जब प्रेसिडेंट बनी फेडरेशन की, तो ना सिर्फ कितनी खिलाड़ियों को उन्होंने प्रेरणा दी और फिर लगातार जो है आज भी काम चालू है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए। बिल्कुल, सीखते रहिए और जीतते रहिए। बिल्कुल। मेरी जिंदगी का एक ही मंत्र है कि मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। कभी खेलना सीखा, कभी मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कभी तैरना सीखा, कभी गाड़ियां चलाना सीखा, कभी खेल को बदल गए तो स्विमिंग से जैवलिन, जैवलिन से शॉटपुट, शॉटपुट से डिस्कस, हर एक में मेडल बनाए और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में भी सीखना पड़ा। आपको नहीं पता फेडरेशन कैसे चलानी है। और 53 इयर्स की एज में भी मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अपनी तैयारी करी, क्योंकि अब खेलों से तो आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, तो पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है। तो फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोर्स किया बाकायदा। तो हमेशा अपने आप को अगले लक्ष्य के लिए तैयार किया। तो सीखना बहुत जरूरी है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, जो लोग हमारे साथ इस पेशकश में जुड़े। जल्दी मुलाकात होगी अगली पेशकश के साथ। तब तक मैं आदित्य शर्मा और मेरे साथ दीपा मलिक, दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।